ओके, हाय एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाश्चन बैक इफेक्ट। देखो, इन जीमान इफेक्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज वीक एज कंपेयर्ड विद द इंटरनल फील्ड्स ड्यू टू द स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशंस ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहना चाह रहा है कि जब हमने जीमान इफेक्ट पढ़ा था तो जीमान इफेक्ट में हमने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी वो वीक थी, ठीक है, वीक थी। when however the strength of the external field is increased, अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो बढ़ा दी जाती है, the separation between जीमान components increase, तो जीमान कंपोनेंट जो हमें मिल रहे हैं उनका सेपरेशन जो होता है, उनके दो लाइनों के बीच का जो सेपरेशन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने की वजह से इंक्रीज हो जाता है until they become greater than the separation between the multiplet fine structure component। और वो क्या होता है, जो फाइन स्ट्रक्चर कंपोनेंट है उनके बीच का जो सेपरेशन होता है उससे भी ज्यादा सेपरेशन हो जाए, इतनी मैग्नेटिक फील्ड हमें अप्लाई करनी है। इस कंडीशन में क्या होता है, द एनोमलस जीमान पैटर्न देन चेंजेस ओवर टू लाइक अ नॉर्मल जीमान पैटर्न एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज पाश्चन बैक इफेक्ट। अब ये कहलाता है पाश्चन इफेक्ट। तो थ्योरी में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल सी लैंग्वेज में ऐसा समझना कि जीमान इफेक्ट में लो मैग्नेटिक फील्ड होती है और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को हाई कर देते हैं, जो जीमान इफेक्ट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पाश्चन बैक इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन का इसमें क्या लेना देना है वो भी डायग्राम से आपको समझ में आएगा। देखो, व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी बिकम्स स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर्ड विद द इंटरनल फील्ड, इंटरनल फील्ड किसकी वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से आ रहा है, ये है इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड्स। अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा बढ़ा देते हैं तो होता क्या है, द कपलिंग बिटवीन जे एंड बी एक्सीड्स दैट बिटवीन एल एंड एस। तो एल और एस के बीच में जो कपलिंग हो रही थी, हमने एल और एस कपलिंग के अंदर पढ़ा है, हो क्या रहा था कि एक ही इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल और उसी का स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस दोनों कपल होके एक रिजल्टेंट जे बना रहे थे। इस बार क्या हो रहा है कि एल और एस के बीच की जो कपलिंग है वो वीक हो गई। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि जे और बी की जो बीच की कपलिंग है वो एल और एस के बीच की कपलिंग को एक्सीड कर गई, उसको डोमिनेट कर गई। and the precision of J about B becomes faster than the L and S about J। और जो J का कैपिटल J का प्रिसिशन होगा मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट, वो इतना ज्यादा घूमता रहेगा, इतना स्पीड से घूमता रहेगा कि जो L और S है वो J के चारों तरफ उतना स्पीड से नहीं घूम पाएंगे। अंडर दीज कंडीशन कपलिंग बिटवीन L एंड S इज पार्शियली ब्रोकन। अब देखो, अगर कोई चीज है बहुत फास्ट मूव कर रही है और उसके पीछे पीछे मान लीजिए दो पर्सन है, अगर हम बोल रहे हैं कि दोनों को हमेशा साथ में दौड़ना है एक सर्कल के ऊपर, तो अगर एक व्यक्ति जो है वो अपनी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा ले तो दूसरा उसके साथ कंपेटिबल नहीं होएगा, उसको कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा क्योंकि दूसरा स्लो है। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि एल और एस इनको भी चारों तरफ घूमना है लेकिन इनकी कपलिंग वीक हो गई और जे की बी के चारों तरफ कपलिंग ज्यादा हो गई, तो जे जो है वो बी के चारों तरफ इतनी स्पीड से घूम रहा है कि एल और एस जो है वो जे को पकड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए एल और एस के बीच की जो कपलिंग है फाइनली वो टूट जाती है। तो पार्शली ब्रोकन डाउन एंड जे इज नो लॉन्गर फिक्स्ड इन मैग्नीट्यूड। और इसके बाद में क्या होता है कि जे का कोई वैल्यू ही नहीं है क्योंकि एल और एस के बीच की कपलिंग खत्म। अब जब दोनों के बीच की कपलिंग ही खत्म हो गई तो जे किससे बनता था, एल और एस के जुड़ने से जे बनता था। तो अब तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जे का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो यहाँ पे उस कंडीशन में क्या होगा, अब क्या होगा, एज द फील्ड बी इज फर्दर इंक्रीज, अब मैग्नेटिक फील्ड को और बढ़ाओ। तो और बढ़ाने से क्या होगा कि जो एल और एस पहले खुद का रिजल्टेंट बना रहे थे कपल करके जे और उस जे के चारों तरफ घूम रहे थे, अब क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ में नहीं है तो एल कहेगा कि मैं मेरे रास्ते, एस कहेगा मैं मेरे रास्ते। तो दोनों क्या करेंगे, दोनों ये कहेंगे कि हम दोनों के मिलने से जे बन रहा था, अब हम दोनों मिल ही नहीं पा रहे तो काहे का जे। अब क्योंकि वहां जे नहीं है तो इसलिए एल सोचेगा कि अब मैं किसके चारों तरफ रोटेट करूं, एस भी सोचेगा कि मैं किसके चारों तरफ रोटेट करूं। तो दोनों को दिखाई देगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो जो एल है वो भी मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ रोटेट करने लगेगा और जो एस है वो भी मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ रोटेट करने लग जाएगा। ओके, इस तरह से यहाँ पे अपन को लिखा हुआ है एल एंड एस स्टार्ट प्रिसीसिंग इंडिपेंडेंटली अबाउट बी विद क्वांटाइज्ड कंपोनेंट। जो एल जेड और एस जेड है वो अलोंग द जेड डायरेक्शन होंगे ही होंगे। ठीक है, ये डायग्राम आपके पास यहाँ पे बनेगा, देख लीजिए। ठीक है,
अब क्योंकि यहाँ पे जे का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि एल और एस की कपलिंग खत्म तो जे का एग्जिस्टेंस खत्म, तो एल और एस इंडिपेंडेंटली मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ घूमेंगे। तो पार्शन बैक इफेक्ट में ये डायग्राम बनाना ना भूलें आप। और इसका रीजन मैंने समझा ही दिया है कि उस टाइम पे जे इतना ज्यादा फास्ट मूव करने लग जाता है बी के चारों तरफ कि एल और एस उसको फॉलो नहीं कर पाते और टूट जाती है उनकी कपलिंग, और जैसे ही उनकी कपलिंग टूट जाती है जे का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। हम जानते हैं कि इनके जेड कंपोनेंट जो होते हैं, एल का कितना होता है एम एल एच अपॉन टू पाई, एस का कितना होता है एम एस एच अपॉन टू पाई होता है। और एम एल की वैल्यू आप जानते हैं प्लस एल से माइनस एल जाती है, और एस की वैल्यू प्लस एस से माइनस एल जाती है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि ओमेगा एल जो होता है वो कितना होता है ई बाई टू एम, क्योंकि हमने देखा था कि ओमेगा एल जो होता है वो कितना होता है जी एल ई बाय टू एम और बी, ये पढ़ा है पहले अपन ने। सिमिलरली अगर स्पिन के लिखेंगे तो जी एस ई बाय टू एम और बी हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें पता है जीएल की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है और जीएस की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है। तो ओमेगा एल और ओमेगा एस प्रीवियस लेक्चर्स में हम निकाल चुके हैं, यही होगा। अब हम ये भी पहले देख चुके हैं, जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है डेल्टा ई एल, उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा ई का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल। ये मैंने बता दिया था आपको प्रूव करके कि इन दोनों की जो डायमेंशन है वो एनर्जी डायमेंशन के इक्वल आती है। तो ओमेगा जेड की वैल्यू रखेंगे, पहले एल के लिए रखेंगे तो ये एल की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, और एल जेड की वैल्यू कितनी है एम एल एच अपॉन टू पाई, और ये वैल्यू हो जाएगी ओमेगा एल की। सिमिलरली ओमेगा एस एस जेड की रखेंगे तो ये ओमेगा एस की वैल्यू हो जाएगी, और ये हो जाएगी एस जेड की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास दोनों इंटरेक्शन एनर्जी का टोटल करना पड़ेगा हमें, है ना, दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो दोनों को टोटल करेंगे, तो इस टर्म को और इस टर्म को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये वाला टर्म। द शिफ्ट इन वेव नंबर में शिफ्ट निकालने के लिए क्या करते हैं एच सी से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ एच सी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा ये। लॉरेंज यूनिट के टर्म में लेंगे तो लॉरेंज यूनिट कितनी होती है ई बी अपॉन फोर पाई एम सी, तो ई बी अपॉन फोर पाई एम सी को एल प्राइम से डिनोट करेंगे तो लॉरेंज यूनिट में हमारे पास टर्म शिफ्ट इस तरह से आ जाएगी। अब नंबर ऑफ लेवल, इफ यू रिमेंबर जो नॉर्मल जीमान इफेक्ट था, याद कीजिए नॉर्मल जीमान इफेक्ट के अंदर स्पिन जीरो था, स्पिन का कोई रोल नहीं था, इसलिए नंबर ऑफ कंपोनेंट कौन डिसाइड कर रहा था, केवल एल डिसाइड कर रहा था। कितने कंपोनेंट थे एल, 2l+1। फिर आया एनोमलस जीमान इफेक्ट, एनोमलस जीमान इफेक्ट के अंदर स्पिन आ गया था तो फिर एल और एस से मिलके बना जे, और नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हो गए 2j+1। अब अपने पास आया है पास्टन बेग के अंदर हमें पता है एल का भी कंपोनेंट है और एस का भी कंपोनेंट है, तो इसके लिए हम हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होंगे, देखो 2l+1 मल्टीप्लाई बाई 2s+1, इतने लेवल हमारे पास बनेंगे। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, हम ट्रांजिशन देखते हैं, ये 2p से 3s का ट्रांजिशन देखते हैं, है ना, इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तो जाहिर सी बात है पास्टन बेग से होगा। दिस ट्रांजिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर D1 D2 लाइंस ऑफ सोडियम। ये देखते हैं, ये सोडियम की जो दो लाइनें होती है, एक 5390 एंगस्ट्रॉम की होती है और एक 5396 एंगस्ट्रॉम की, जबकि सोडियम जो होता है वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है, एक ही लैम्डा की लाइट मिलनी चाहिए, लेकिन दो लाइनें क्यों मिलती है उसका रीजन यही समझ में आ जाएगा। तो 2p से 2s, तो बेसिकली वो 2p से 2s में जो ट्रांजिशन होता है उसकी वजह से होता है, एक लाइन नहीं मिलके हमें दो लाइनें मिलती है। तो यहाँ पर देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले अपन को टेबल बनानी है, टर्म देख लेते हैं, टर्म बात करते हैं 2p, इसके लिए l कितना होगा, l 1 होगा, क्यों, क्योंकि कैपिटल P दिया हुआ है, और s क्या होगा 1/2, क्यों, क्योंकि ये जो 2 लगा हुआ है इसको मल्टीप्लिसिटी 2s+1 के इक्वल करके एस की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 आएगा। नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लेवल, एल आपके पास है, एस आपके पास है, तो यहाँ पर वैल्यू निकालो 2l+1 और 2s+1 और दोनों को मल्टीप्लाई करके करोगे तो 6 आ जाएगा। एम एल की वैल्यू जाती है एल प्लस एल से माइनस एल तक, एल कितना है अपने पास 1 है तो इसकी +1 0 -1 जाएगी। और एम एस की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, हमें पता है एम एस जब इस एम एल वन में जैसे पी के 3 ऑर्बिट हो गए ना, पी के 3 ऑर्बिट 1 2 3, तो इसमें एक स्पिन एक डाउन, एक अप स्पिन एक डाउन, एक अप स्पिन एक डाउन, तो ऑब्वियसली एक तो स्पिन हाफ पार्टिकल होगा, एक स्पिन माइनस हाफ होगा, एक स्पिन हाफ एक माइनस हाफ एक, क्योंकि देखो जिस तरह से एम एल की वैल्यू -L से +L तक जा रही है वैसे ही एम एस की वैल्यू -S से और +S तक जाएगी, और हम जानते हैं एस की वैल्यू हाफ ही होती है, तो प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ। ठीक है, शिफ्ट इन लॉरेंज यूनिट हमने देखा था, इसके साथ में लगा हुआ था ml + 2ms। अब आपके पास ml की वैल्यू है
और ms की वैल्यू है, तो 1 और 1/2 को लेके ये वैल्यू कैलकुलेट करो, ml प्लस 2ms, तो आपके पास 2 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ 1 - 1, यहाँ 0 - 2, और 2s के लिए करो, 2s के लिए करेंगे तो l इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और s के लिए अगेन मल्टीप्लिसिटी से कैलकुलेशन करोगे तो s इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लेवल आपके पास 2 आ जाएगा, ml की वैल्यू 0 हो जाएगी, स्पिन की वही प्लस हाफ माइनस हाफ रहेगी, और ml प्लस 2ms की वैल्यू 1 - 1 हो गई। अब यहाँ से ध्यान से देखो, आपके पास मिल रहा है 2 - 2 1 - 1 0, ये तो l इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग होता ही है, l इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग हमें मिलता है ना, पर तो वो आगे आएगा। ये ट्रांजिशन बना लिया हमने। तो यहाँ पर 2p के लिए कितने लेवल अपन को मिले हैं, 2p के लिए अपन को कितने लेवल मिले हैं, 2 मिला था, -2 मिला था, 1 मिला था, -1 मिला था, और 2 बार 0 मिले थे। ठीक है, 2 बार 0 के लिए बहुत बहुत पास पास में लाइनें कर दी। और s के लिए हमें कितने लाइनें मिली थी, s के लिए हमें केवल देख लेते हैं, s के लिए हमें लाइनें मिली थी यहाँ पे 1 और सॉरी कंपोनेंट 1 और -1 मिला है, तो 2s के लिए ये देख लो 1 और -1, ये दो कंपोनेंट हो गए। अब हम ट्रांजिशन देख लेते हैं, उसके लिए मुझे इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। यस, अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास ये ml प्लस 2ms की वैल्यू है, ml की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, और ms की वैल्यू हमारे पास यहाँ दी हुई है। ठीक है, और p के ध्यान रखना, p के दो स्प्लिटिंग होती है, p 3/2 होती है और p 1/2 होती है, तो इसलिए p 3/2 है और ये p 1/2 है, और s के अंदर सिंगल लेवल है। सिलेक्शन रूल देख लेते हैं, सिलेक्शन रूल पार्शियल ब्रेक में क्या होते हैं, ये सिलेक्शन रूल यहाँ पे है, डेल्टा ml 0 होगा तो वो कंपोनेंट जो होंगे वो आपके पास कौन से कंपोनेंट होंगे, सिग्मा कंपोनेंट होंगे। डेल्टा ml प्लस -1 होगा तो वो कंपोनेंट कौन से होंगे, पाई कंपोनेंट होंगे, और डेल्टा ms जो है वो 0 रहेगा। तो ये मैं एक सेट बता देती हूँ, डेल्टा ml 0, उसके बाद आप +1 वाले और -1 वाले खुद कर लेना। ठीक है, डेल्टा ml 0 होना चाहिए। तो यहाँ 1 से शुरू हो रहा है, यहाँ देखिए 1 से शुरू होके ये लाइन कहाँ पे आ रही है, 1 पे आ रही है, तो 1 - 1 0। यहाँ पे देखो ये -1 से शुरू हो रही है, और ये लाइन किस पे खत्म हो रही है, -1 पे, तो बीच में दो लाइनें मिली है, तो ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, पाई कंपोनेंट। अब यहाँ पर देखो ये 0 से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू होके किस में आ रही है, 1, 0 से शुरू होके 1 में आ रही है, तो 0 - 1 कितना, या 1 - 0 कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये पाई कंपोनेंट आ गया। ये भी आपका -2 से शुरू होके -1 में आ रहा है, तो -1 माइनस ऑफ -2, फिर से +1 आ गया, तो ये वाले दो कंपोनेंट +1 के हैं, बीच वाले कंपोनेंट 0 के करस्पॉन्डिंग है, और ये वाले हो जाएंगे -1 के कंपोनेंट। तो हमें कितनी लाइनें मिल रही है, 1 2 3 4 5 6 कंपोनेंट हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये था पूरा पास्ट एंड बैक इफेक्ट। स्पिन ऑर्बिट करेक्शन जो है वो हमें नहीं करना है, ये नहीं करना है। ट्रांजिशन फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग फील्ड ये भी नहीं करना है अपन को, ये अभी अभी अपन ने कर ही लिया। हाँ, अब ये हमारे पास, ये सिर्फ लेवल स्प्लिटिंग बता रहा है, लेवल स्प्लिटिंग देख लो। ये बता रहा है 2s हाफ के, 2p हाफ के, 2p3 हाफ के लेवल कितने करस्पॉन्डिंग होंगे। तो यहाँ पर 2p3 हाफ है, तो यहाँ पर देखो -j से +j जाएगा, तो -3/2, फिर उसमें एक ऐड करो -1/2, फिर एक ऐड करो 1/2, फिर एक ऐड करो 3/2, तो 4 तो ये लेवल हो जाएंगे हमारे पास में, है ना। और यहाँ पे इसके बाद में इसी तरह से जो 1/2 है उसका -1/2 और प्लस -1/2 ये हो जाएगा। सिमिलरली जो 2j है उसका यहाँ पे 1/2 है, तो उसके दो ही लेवल कन्वर्ट होंगे आपके पास, -हाफ और +हाफ, जैसे इसमें हुए ना, तो यहाँ पे आपके पास +हाफ और ये आपके आ जाएगा -हाफ। तो यहाँ पे लेवल की स्प्लिटिंग हो रही है, इसकी थ्योरी यहाँ पर दी हुई है, ये ml और ms की वैल्यूज दी हुई है। ml और ms की वैल्यू तो आपको पता ही है, +हाफ 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 3, क्योंकि कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 3 तो +हाफ आ जाएंगे और 3 -हाफ आ जाएंगे। और कंपोनेंट कितने मिलने थे, 6 कंपोनेंट मिलने थे, अपन ने ऊपर टेबल में देखा था ना, 2p के कितने कंपोनेंट थे, 6 कंपोनेंट थे, उनके करस्पॉन्डिंग ml की वैल्यूज भी आपने देख ली थी। ठीक है, तो हमारे पास 6 कंपोनेंट यहाँ पे ये आ जाएंगे। चलिए, ये वैसे पूछा नहीं जाएगा, ट्रांजिशन ही पूछा जाएगा, बट फिर भी याद करना, नो फील्ड और वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड। वीक फील्ड में हमारे पास किस तरह से हो रहा है, जीमान इफेक्ट याद करना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में हमारे पास और ज्यादा स्प्लिटिंग यहाँ पे हो रही है। ठीक है, ये देख लेना, 1 0 -1 1 0 -1 ये वाले क्यों आए हैं, क्योंकि आप ऊपर वाले टेबल में देखोगे तो ml की वैल्यू अपन को मिली थी 1 0 -1, पर हमें 6 कंपोनेंट के लिए करना है तो इसी को रिपीट करना पड़ेगा, और ms की वैल्यू तो सबके लिए डबल डबल आई थी। तो ये सेम जो है, अभी हमने जो टेबल डिस्कस करी है उसी टेबल से ये डायग्राम बना है, तो एग्जाम में सिर्फ ये डायग्राम भी पूछा जा सकता है, या फिर ट्रांजिशन भी पूछे जा सकते हैं। ट्रांजिशन जो हमने पहले पढ़ लिए ये है। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ जीमान इफेक्ट इन सम ट्रांजिशन ये करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।